डिपार्टमेंट के टॉपर हैं आप। जी। और इससे पहले मैं दिया था 2021 वाला JRF एग्ज़ाम, उसमें भी मेरा सबसे ज़्यादा अंक था, विशेषकर हिंदी से। टॉपर होकर के कैसा फील आता है? मैं हिमांशु मास्टर्स में एडमिशन लेता हूँ, 2 साल का कोर्स है, करना है, साथ ही साथ JRF की तैयारी भी करनी है। जी। तो हमें क्या चीज़ करनी चाहिए, कैसा शेड्यूल रखना चाहिए, कैसी किताबें इस्तेमाल करनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए ताकि हमारा निकल जाए JRF? एंट्रेंस में टॉप की तो पूरे बैच में टॉप किए होंगे एंट्रेंस में। हाँ, एंट्रेंस में। तो एंट्रेंस में टॉप किए उसके बाद आप सेमेस्टर में भी टॉप करना चाहिए था ना सर? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। यहाँ देखिए क्या बताऊँ, आप तो जानते हैं व्यवस्था की बातें सेमेस्टर वगैरह में जिसकी पकड़ ज़्यादा उसके अंक उतनी ज़्यादा। अच्छा, हिसाब से BHU प्रशासन बढ़िया है, उसी मामले में विभाग बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा बहुत पिछड़ा हुआ है। आप लोग को हॉस्टल मिला है? नहीं, अभी तक तो DRC तक नहीं हुए, 6 महीने हो गए हैं। सेकंड बकायदा। DRC मीटिंग नहीं हुई है अभी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ है। पहली DRC मीटिंग ही नहीं हुई है। पहली भी नहीं हुई है? पहली भी नहीं हुई है। ये सबसे बड़ी खराब व्यवस्था है यहाँ की। कब हो जानी चाहिए थी? बकायदा 1-2 हफ्ते के बाद ही हो जानी चाहिए थी। ये 1-2 हफ्ता कब ये बीत गया, कितने समय हो गए? अगस्त में हमारा एडमिशन हो चुका है और अब तक कोई DRC नहीं है। इतना बड़ी खराब व्यवस्था है। दूसरा साल स्टार्ट हो गया, 2022 अगस्त बीत करके। पता नहीं ये फेलोशिप भी कब आएगा हम जनवरी में खड़े हैं मित्रों, जनवरी 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। और सोचिए हिंदी का छात्र अगस्त से इंतजार कर रहा है कि 1 DRC मीटिंग हो, फिर दूसरी DRC मीटिंग होगी। यहाँ पर यही किया जा रहा है कि कोई भी बच्चा पहले से किसी शिक्षक के साथ बात करके रखा हुआ है और जितने बाहर के बच्चे हैं वो छट जा रहे हैं क्योंकि वो बात ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बच्चा पहले से ही तैयार है कि मैं इस साल से करूँगा और सार भी बोल दिए हैं कि मैं इसी को ही लूँगा। सीट फिक्स पहले से। सीट फिक्स, ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये चीज़ हमको अच्छी नहीं लगी है। अब एक बात बताइए, हाँ, इंटरव्यू में जब आप बैठे, आपका इंटरव्यू में बढ़िया नंबर था। इंटरव्यू तो इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है? PhD जब आप पास आउट करके यहाँ पे एडमिशन लेते हो किसी भी विश्वविद्यालय में, तो मान लीजिए एक ओवरक्लू लेना चाहें, इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है? सबसे पहले तो आपका नौकरी क्यों नहीं पा रहे हैं? इतना PhD कर ले रहे हैं, नौकरी नहीं पा रहे हैं, क्यों? सबसे बड़ी बात, अच्छा, कितना नंबर लाते हैं हम अगर यहाँ पे, तो हम यहाँ पे मतलब नेट JRF हमारा यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा? क्या होता है कि कुछ काम हम लगे हाथ करना चाहते हैं ना, हो जाता है। सही आ रहा है वैसे? अच्छा दिख रहा है, ये लाल बटन स्टार्ट हो गया, इसका मतलब रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई है। अनस्क्रिप्टेड करते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं बनाना है। अभी भाई साहब ने हमें कुछ जानकारी दी कि JRF के टॉपर हैं, JNU में भी एडमिशन हो रहा था। इस बार जो रिटिन हुआ है PhD शोध के लिए जो एंट्रेंस दिया गया लिखित परीक्षा, उसमें भी मेरा सबसे ज़्यादा अंक है। सबसे ज़्यादा अंक है? अच्छा, क्या नाम है आपका? विश्वजीत कालता। कितना अंक है सबसे ज़्यादा बताइए? 70 अंक है लिखित के रूप में। लिखित में? हाँ, 100 आउट ऑफ 100 में से? 100 में से। और यहाँ जो BHU वाला शोध का प्रारंभिक परीक्षा हुआ था, उसमें भी मेरा इंटरव्यू प्लस लिखित दोनों मिलाकर मेरा ही सबसे ज़्यादा अंक था। मतलब और डिपार्टमेंट के टॉपर हैं आप? जी। और इससे पहले मैं दिया था 2021 वाला JRF एग्ज़ाम, उसमें भी मेरा सबसे ज़्यादा अंक था, विशेषकर हिंदी से। टॉपर होकर के कैसा फील आता है? ये तो सबसे बड़ी बात है कि कैसे दूसरों को भी प्रोत्साहित किया जाए, या फिर क्या कहते हैं जो बच्चे JRF वगैरह निकाल नहीं पाते या फिर नेट के लिए बड़े तकलीफ की सारे कि भैया क्या पढ़ें या फिर क्या करें, उनके लिए एक तो मानक साबित होता है कि मैं एक JRF का टॉपर हूँ, तो वो लोग वैसे ही आकर्षित होकर चले आते हैं कि और पूछते हैं कि भैया कैसे पढ़ाया जाए, क्या पढ़ाया जाए या क्या स्ट्रेटजी बनाया जाए। मतलब तो उनको बोलने में मुझे बड़ा आनंद आता है और ये मदद कर रहा हूँ कि दूसरे कैसे इस JRF या नेट को अचीव कर पाए, तो उनको भी मदद करने में बड़ी खुशी होती है। उड़ीसा से हैं आप? उड़ीसा में कहाँ से? संबलपुर। हिंदी ग्रेजुएशन कहाँ से किया आपने? मैं वही संबलपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया हूँ, और वहाँ जब मैं हिंदी के बारे में पता चला कि मुझे आके हिंदी में, तब मैंने एंट्रेंस दिया और यहाँ मेरा दूसरा रैंक था। उड़ीसा से हिंदी, ये क्या कहानी क्या थी वैसे? वही बात है कि मैं जब 8वीं कक्षा में था तब मैं पहली बार हिंदी का क सीखा। तब मैं जब पढ़ा, फिर मैं प्रेमचंद को पढ़ा, मैं जैसे जैसे पढ़ता गया, फिर नागार्जुन वगैरह, बड़ा मैं हिंदी को लेकर बड़ी रुचि उत्पन्न हुई और मुझे लगा कि मैं उड़ीसा के अंदर नहीं रहूँगा और मुझे हिंदी को ही लेकर मुझे हिंदी को ही लेकर ही आगे जाना है। और मैं एक सार से बातचीत किया, उन सार यहाँ से MA किए थे, उनका नाम है रूपधर गुवांगो। अच्छा। उन्होंने मुझे बोला कि आपको अगर हिंदी में आगे जाना है तो उड़ीसा से बाहर जाना पड़ेगा। आप आइदर JNU जाइए या फिर BHU जाइए। अच्छा। तो मैं फिर JNU के लिए लग गया। तब मैं इतना हिंदी को इतना अकादमिक रूप में इतना बढ़िया से तैयारी किया कि BHU जो प्रारंभिक परीक्षा हुआ था एंट्रेंस, उसमें मेरा दूसरा रैंक था। अच्छा। तब मुझे बड़ा खुशी लगा, तब मैं यहाँ चला आया।
मास्टर्स करने। हाँ, मास्टर के लिए MA मेरा यहीं से हुआ है। और तब मैं देखा कि उस समय कोविड चल रहा था, तब मैं फिर लगा कि जो ऑब्जेक्टिव मेरा तैयार हो रहा था हिंदी को लेकर, मैं उसको बरकरार रखने की कोशिश किया। और वही कोविड के दौरान था, तो मुझे एक सुनहरा मौका मिला, एक क्लास वगैरह ऑनलाइन चल रहा था, समय भी काफ़ी मिल जा रहा था, तो मैं JRF के लिए लग गया। और JRF का मेरा 110 अंक था, जो सबसे ज़्यादा था। कैसे आया, मतलब अच्छा एक बात बताइए। अभी हम JRF पे पहुंचेंगे, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा मास्टर्स पे पहुंचने वाले हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो MA हिंदी की फॉर्म भरते हैं, आप ही की तरह आना चाहते हैं विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में, और आप JNU में भी पढ़े हैं, तो मतलब JNU में भी हिंदी डिपार्टमेंट है, BHU में भी हिंदी डिपार्टमेंट है, DU में भी हिंदी डिपार्टमेंट है, लेकिन सबका एग्ज़ाम अलग अलग नहीं हुआ है, सबका एक हो गया, CUET के थ्रू हो गया है। अब भी हुआ है, लेकिन मैं जब दे रहा था तब सबका अलग अलग चल रहा था। क्या सिलेबस चल रहा था उस समय? उस समय जैसे कि उन यूनिवर्सिटी का MA के पाठ्यक्रम के हिसाब से अपना वो क्या कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाते थे। तो मैं यही ध्यान में रखा कि पहले JNU का ये MA का पाठ्यक्रम डाउनलोड कर लिया अपने मोबाइल में, और उसी अकॉर्डिंग मैं JNU की तैयारी करने लगा। और BHU में थोड़ा काव्य शास्त्र और भाषाई तौर पर ये लोग ज़्यादा झुके रहते थे। अच्छा। तो मैं JNU के मुकाबले में BHU ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी हमको, क्योंकि JNU में थोड़ा आधुनिकता की ओर जब झुकाव रहता था, BHU में वो अपनी परंपरा को भी साथ लेकर चलना चाहता था। तो इसमें जो आपने कहा काव्य शास्त्र चीज़ें और भाषा विज्ञान, यही दोनों चीज़ें BHU अपने आप को क्या कहते हैं समेटने की कोशिश कर रहा था। तो JNU से ज़्यादा थोड़ा मेहनत करना पड़ा, और मैं इसके लिए बाकायदा यही प्लान किया कि पहले मैं JNU का पढ़ लूँ, उसके बाद जब BHU वाला एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा तब उसी 1-2 महीने जब समय मिल जाएगा, तब मैं भाषा व्याकरण और ये काव्य शास्त्रों को पकड़ लूँगा। लेकिन ये हुआ कि BHU वाला एग्ज़ाम पहले हो गया और JNU वाला बहुत देर के बाद हुआ। तब मैं अपना स्ट्रेटजी बदल दिया, और BHU वाला जो भाषा व्याकरण चीज़ें थी उनको भाई शुरू से अध्ययन करने लगा। और BHU वाला जब एग्ज़ाम दिया 26 अगस्त को हुआ था, 26 अगस्त को हुआ था। उस दिन उड़ीसा का मतलब पश्चिम उड़ीसा का सबसे बड़ा त्यौहार होता है नुआखाई। उस दिन नुआखाई था, लेकिन मैं घर नहीं गया। नुआखाई में क्या होता है? नुआखाई में जैसे कि जब किसान अपनी फसल को काटता है, नहीं फसल उगाता है, और जब फसल वो रुपाई होती है, धान की रुपाई होती है, जब पहली बार जब धान वो पेड़ में फलता है, ये होता है सितंबर के आसपास, अगस्त सितंबर के आसपास। तब उसको उस नया फल को लाकर वो अपनी इष्ट देवी के पास लगाता है, और उसको एक प्रसाद के तौर पर उसी दिन चढ़ाता है, अर्पित करता है। हाँ, अपने परिवार के जितने सदस्य हैं, जितने बाहर रहते हैं, सब आते हैं उसी दिन। और एक माध्यम भी है, क्योंकि लोग आते ही नहीं हैं, इधर उधर चले जाते हैं कहीं काम में या फिर कोई नौकरी में, लेकिन एक नुआखाई एक ऐसा माध्यम है जो चाहे कितनी भी दूर हो, उसको उसी दिन आना पड़ना है, आना ही पड़ता है, वो इष्ट देवी के सामने आना ही पड़ता है, और परिवार के सारे लोग उसी दिन बड़ा खुशी त्यौहार से मनाया जाता है। अच्छा। तो उसी दिन मेरा एग्ज़ाम पड़ा, तो उसको क्या कहते हैं, मेरा सेंटर संबलपुर ही था, तो मैं उस दिन जा नहीं पाया। और BHU वाला जब रिजल्ट आया 12 दिन बाद ही, क्योंकि BHU का कितना रैंक आया था BHU में जब आप MA में एडमिशन लिए? दूसरा रैंक आया था। दूसरा रैंक आया था। और ये सबसे बड़ी चुनौती भी थी कि मैं गैर हिंदी प्रदेश से था, और हिंदी जब शुरुआत कर रहा था ये ऑब्जेक्टिव वगैरह, तो क्या कहते हैं बड़ा चुनौती भी आ रही थी, यही कि कैसे इसको समझोगे, तुम्हारी तो क्या कहते हैं भाषा में लिंगगत बहुत दोष हैं, और कैसे तुम हिंदी पढ़ पाओगे, ये सब चीज़। जब मैं अपनी गुरुजियों को बताने लगा कि मेरा दूसरा रैंक है, तो बड़े वो अचंभित हो गए। मैं भी अचंभित हूँ। आप उड़ीसा से यहाँ पे हिंदी ड्रास्टिक चेंज, उसके बाद बहुत ये जो छोड़िए, अब मास्टर्स का हमने पूरा पूछ लिया आपसे। अब मास्टर्स में मैंने एडमिशन लिया, मैं हिमांशु मास्टर्स में एडमिशन लेता हूँ, 2 साल का कोर्स है, करना है, साथ ही साथ JRF की तैयारी भी करनी है। तो हमें क्या चीज़ करनी चाहिए, कैसा शेड्यूल रखना चाहिए, कैसी किताबें इस्तेमाल करनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए ताकि हमारा निकल जाए JRF? जैसा कि आपने बताया कि मास्टर के दौरान ही JRF निकालना है, तो आपको इधर दो चीज़ें ध्यान रखनी। एक तो आपकी जो पाठ्यक्रम चल रही होगी MA का, क्लासेस वगैरह, उसकी एग्ज़ाम वगैरह, सेमिस्टर वगैरह, वो भी ध्यान में रखनी होगी। और इधर आपकी नेट JRF की जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उसको भी ध्यान रखनी होगी, क्योंकि जो क्लासेस में पढ़ाया जाता है वो ऑब्जेक्टिव होता ही नहीं है, क्योंकि वो सब्जेक्टिव भी होता है। तो आपको एक साथ दोनों को लेकर ही चलना होगा, मतलब अलग अलग टाइम आपको शिफ्ट करनी पड़ेगी कि सेमिस्टर के लिए क्या पढ़ाया जाए, वो अपने अकॉर्डिंग अपनी क्लास के, और
सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चलोगे। उसके अलावा JRF के लिए अलग से टाइम निकालना पड़ेगा, जिसमें आपके 2 पेपर रहते हैं। एक होता है प्रथम प्रश्न, जो इसमें GS वगैरह आता है, टीचिंग एप्टीट्यूड या फिर रिसर्च वगैरह ये सब चीज़ें आता है, और एक अपनी जो स्वतंत्र पेपर होता है हिंदी का, वही वाला। तो मैं क्या करता था, ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, तो उसी समय ऑनलाइन क्लास करके और 2 घंटा ऑनलाइन क्लासेस या क्लासेस वगैरह के लिए पढ़ लेता था। और जितना समय मिलता था ऑब्जेक्टिव हिंदी का जो MA के दौरान पढ़ा था, उसको और बढ़िया ढंग से अपना नोट बनाने लगा। और नेट में क्या होता था, एक कालक्रम को पूछता है, तो मैं बाकायदा सन वगैरह ये सब चीज़ें बढ़िया से मुखस्त करने लगा। और मुझे ये लगा कि नेट एग्ज़ाम बहुत देर हो रही है, मैं अपने अकॉर्डिंग लगा था अगस्त तक एग्ज़ाम हो जाएगा 2021 में, और लेट हो गया। तो मैं बड़ा पैनिक होने लगा कि जितनी चीज़ें पढ़ा हूँ कहीं भूल ना जाऊँ और इसको कैसे बरकरार रखूँ। फिर जब ये खुलने लगा, सितंबर में ही खुलने लगा था, तब मैं आया तो यहाँ क्लासेस वगैरह बढ़िया से चलने लगी। पूरा 10 बजे आ जाते थे और 3 बजे तक क्लासेस चलती थी। यहाँ के बच्चे भी उतना क्या कहते हैं, नेट JRF वगैरह को उतना सीरियस नहीं थे पहले सीरियस नहीं होते हैं। नहीं होते हैं, मैं पहले। फिर जब आखिर में 2-3 महीने आ जाता है ना, तब वो लोग सब कुछ छोड़ देते हैं, पूरा अपनी पढ़ाई वगैरह सब कुछ, पूरा नेट JRF लग जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा जो आने वाले बच्चों की, कि पहले से जो बच्चे क्या कहते हैं तैयारी को लगे रहते हैं, उन्हीं बच्चों का ही नेट JRF होता है। ऐसा नहीं कि जो लोग फॉर्म आता है एडमिट कार्ड उसी दिन, वो बस रेसिंग करते हैं। क्रैश कोर्स करने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, सब सेल्फ स्टडी। सबसे बढ़िया है सेल्फ स्टडी, और अपना एक स्ट्रेटजी होना चाहिए, रणनीति होना चाहिए बाकायदा। और क्या कहते हैं, फास्ट पेपर सबसे चुनौतीपूर्ण काम है, क्योंकि वो अपना विषय होता ही नहीं है और वो सबके लिए सेम होता है। हाँ, सबके लिए सेम होता है, और क्या कहते हैं आसानी से समझ में ही नहीं आता। और अगर उसको कोई हमको आसानी से समझा के दे, मान लीजिए आप किताब भी पढ़ें फास्ट पेपर के लिए और आपको कोई समझा के दे रहा है बढ़िया सी, तो आप जो कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर होंगे, मतलब कौन सी वाला जल्दी क्लियर होंगे। जो कोई अगर विशेषज्ञ होगा बढ़िया से समझा के दे, वो बढ़िया रहेगा। तो इसलिए आपको क्रैश कोर्स वगैरह कोई जरूरत नहीं। यूट्यूब वगैरह में आप सर्च कर लीजिए उसे, मान लीजिए आपको सर्च करना है लेवल ऑफ टीचिंग, बहुत सारे वीडियो पड़े होंगे, आप मुफ्त में उसका इस्तेमाल करें। जहाँ से मन लगे आप अपना क्या कहते हैं समझ जाइए और अपने हिसाब से कॉन्सेप्ट अपने नोट कॉपी में लिख लीजिए, ताकि क्योंकि दोबारा रिवाइज भी कर सकते हैं। ऐसे करके मैं अपना ये फास्ट पेपर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर किया, और उसका बाकायदा कि नोट भी मेरे पास है। और मैं ये भी चाह रहा हूँ कि उसका PDF बनाऊँ या प्रिंट बनाऊँ, और आगे चल के उसको क्या कहते हैं और सारे जितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करिए, विद्या करूँ। बांटने से बढ़ती है। जी भैया, मैं यही सोच रहा हूँ कि आगे चल के उसको बाकायदा उसको प्रकाशित करूँगा, लेकिन अभी टाइम नहीं मिला। अभी मैं UP हायर की तैयारी में लगा। बचा के रखिएगा, खो जाते हैं ऐसे डॉक्यूमेंट बहुत जल्दी। जी भैया। और फर्स्ट पेपर के लिए मतलब आपने सबके लिए सेम होता है, कैसे आपने कैसे मतलब सटीक कैसे प्रिपेयर किया, जल्द से संक्षिप्त में बताएंगे? जल्द से सबसे पहले तो मैं उसका बाकायदा सिलेबस, और उसी सिलेबस के हिसाब से मैं क्या कहते हैं पहले एक बार किताब देखा। मैं KVS मदान और दृष्टि दोनों किताब मेरे पास थी, लेकिन मैं जब उसको पढ़ रहा था और मैं ये सवाल सब कर रहा था, सवाल हो ही नहीं रहे थे, क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअली चीज़ें होती है फास्ट पेपर का। और जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तब तक आप क्या कहते हैं सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल। तब मैं इंटरनेट पे पहले देखा कि हाँ थोड़ा इंटरनेट में देख रहा हूँ तो गूगल वाला थोड़ा बढ़िया से समझा के दे रहा है, या फिर अनेक वेबसाइट वगैरह। तब मैं देखा कि अरे कोई समझा के दे रहा है तो बहुत बढ़िया लग रहा है और आसानी से समझ में आ रही। तब मैं यूट्यूब में सर्च किया। यूट्यूब में भी कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं, कोई ऐसे नाम लूँ, मतलब कहीं से भी मिल जाए, बस समझ लूँ, अपना नोट बनाना। सबसे बढ़िया तरीका है अपना नोट बनाना फास्ट पेपर के, अपने हाथ से अपना नोट अपने हाथ से, क्योंकि बाकायदा आपको बहुत टाइम बाद भूल भी जाएंगे, लेकिन आप नोट बनाए होंगे ना, क्या कहते हैं फिर समय पर कितने महीने पहले नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें हम? 6 महीना से बनाना चलते हैं तो तब बढ़िया रहेगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। 3-4 महीने तो आपका नोट आराम से तैयार भी हो जाएगा, उसके बाद रिवीजन भी आराम से आप 2 महीने आराम से कर लेंगे। फिर सेकंड पेपर आते हैं। हाँ, सेकंड पेपर को कैसे प्रिपेयर करेंगे? सेकंड पेपर में सबसे पहली बात है कि आप MA की दौर से तो गुजर गए होंगे, क्योंकि MA के एंट्रेंस दिया होगा आप, तो उसी को ही आपको आगे बाकायदा विकसित करना है। और नेट में क्या होता है, थोड़ा डेप्थ में घुसने की कोशिश करता है, जैसे कि एक होता है कालक्रम और दूसरी चीज़ होती है तार्किक। तो एक होता है वस्तुनिष्ठ, जो थोड़ा विषयनिष्ठ भी उसने अभी जो जैसे एग्जाम के लेवल को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले विषयनिष्ठ तो आपकी क्लासेस वगैरह में चल रही होगी, तो आपको सबसे ज़रूरी चीज़ होगी ना वो वस्तुनिष्ठ, कि कालक्रम कैसे याद किया जाए, या फिर हिंदी भाषा और हिंदी लेखक, जो कौन सी लेखक कौन सी रचना किए, इन चीज़ों को। तो जो ज़्यादा लेख रचना करते हैं, तो उनको मैं बाकायदा एक ट्रिक बना लिया था। और ट्रिक ऐसे बनाया था कि
जो मेरे साहचर्य में जितने लोग हुए, जैसे कि मेरा भाई हो गया, उसको एक कवि बना दिया था। और मतलब जो जो लेखक बड़े बड़े जैसे भारतेंदु बहुत सारे रचना किए हैं, उनको याद करने में बड़ी कठिनाई हो रही थी, तो मैं अपने भाई को भारतेंदु बना लिया और उसी हिसाब से उसके साथ उसको मैच करने की कोशिश किया, तो बड़ी आसानी से याद हो गया। तो जो जो चीज़ें कठिनाई होती है उन चीज़ों के लिए एक अलग अलग रास्ता अपनाने की कोशिश किया। और जो ऐसे नॉर्मल याद हो जा रहा था, जैसे कि गुलेरी जी का 3 ही रचना है कहानी, वो उसको कोई ट्रिक व्रिक की ज़रूरत ही नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को, और बाकायदा रिवीजन बहुत ज़रूरी है। चाहे आप कितनी भी नई नई चीज़ें पढ़ लें, 1-2 महीने के बाद भूल ही जाएंगे। तो आप उसके लिए भी अगर आप नोट बनाएंगे ना, अपने हिसाब से नोट, कोई ऐसे नहीं है कि बढ़िया से नोट बनाए, अपने हाथ से अपने के लिए बस नोट बनाएं, बकाया जो आपको रिवीजन लायक हो। बिल्कुल। तो ऐसे ही मैं अपना नोट बना लिया जो बड़े बड़े कवियों के लिए, जो जिनकी रचनाएं बहुत सारी है, जो विद्यार्थियों को रटने में मुश्किल होती है, उनके लिए मैं नोट बनाया, जिसमें दिनकर आ जाते हैं, भारतेंदु आ जाते हैं, जो बहुत सारी रचनाएं जिनकी याद नहीं होती है जल्दी। तो उनके लिए मैं यही ट्रिक इस्तेमाल किया कि अपने आसपास के जितने पात्र है, कैरेक्टर का नाम दे दिया। कैरेक्टर का, जैसे कि मेरा भाई हो गया, मेरा रूम पार्टनर हो गया, मेरे गांव का कोई आदमी हो गया, जिससे क्या होता है आसानी से दिमाग में उसको फिट सकें। और क्या होता है कि याद करना एक और चीज़ है कि याद हम उसी चीज़ को करते हैं जो एग्ज़ाम के समय दिमाग में उसकी चित्र ये मतलब पुनः रिसाइकिल हो पाए। तो आप समझ रहे हैं कि कैसे हमको उसको दिमाग में बैठाना है कि ताकि दोबारा एग्ज़ाम के समय उसको याद आ जाए। तो बाकायदा आप अंडरलाइनिंग करें और वही चीज़ दिमाग में याद आएगी जो चीज़ आप बाकायदा उसको जैसे ही आप फोटो, जैसे कि मैं बताऊँगा पेज नंबर इतने में ये था, और दिमाग में इसी एग्ज़ाम के समय उसी पेज याद आ जाएगा। अगर याद नहीं आया तो आप याद नहीं वो कर ही नहीं पाएंगे। तो कैसे याद आएगा, उसके लिए आप अंडरलाइनिंग भी कर सकते हैं, आप उसके लिए आप नोट बना सकते हैं, अलग अलग पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको दिमाग में एक छवि डालना है। बोलने और लिखने से हमें चीज़ें याद आती है। इसमें वो जो थ्योरी मैं फर्स्ट वर्ग में पढ़ता था, इसमें ब्लूम टैक्सोनॉमी करके एक थ्योरी है, उसमें डेल का एक थ्योरी है जिसमें त्रिकोण, जैसे जैसे आप जितना उसमें डेप्थ जाएंगे लिखने में आपका और पढ़ने में आपका 10% याद रहेगा। अब जब आप लिखने, बोलने और सुनने में करें उसमें 20% याद रहता है। जब आप खुद एक बार उसका अनुभव कर लेंगे और जिसमें 90% तक याद रह जाएगा, जब आप खुद उसको क्या कहते उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि मैं बताऊं कि जैसे भारतेंदु वाला ट्रिक, मतलब खुद इन्वॉल्व हो गया, अपने भाई को भारतेंदु बना लिया, पूरा उनकी रचनाएं वगैरह उसमें पूरा झोंक दिया, तो क्या हुआ पूरी तरह मैं उसमें पूरा अनुभव, तभी आप सीख पाए। हाँ भाई। अच्छा कितना नंबर लाते हैं हम अगर यहाँ पे, तो हम यहाँ पे मतलब नेट जेआरएफ हमारा यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा? एमए में नहीं, नेट जेआरएफ पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए कितना नंबर चाहिए होता है? पीएचडी ये रेट में कम से कम तो मेरा था 210 नंबर था। कितने में से? 300 में से। 300 में से 210 नंबर। और सबसे मतलब ये सबसे ऊपर वाला नंबर क्या है, सबसे नीचे वाला नंबर क्या है, बताएंगे कुछ? सबसे ऊपर जो मेरा ही नंबर था 210 नंबर, और सबसे नीचे 187 था, जिसका 187 था। कितने सीट है टोटल यहाँ हिंदी पीएचडी में? अभी तो 20 सीटें आई थी। 20 सीटें हैं। हर साल सीटें डिफर करती हैं? हर साल सीटें डिफर करती है। और ये जेआरएफ वाला क्या सिस्टम है? जेआरएफ वाला कितने नंबर पे लोग? जेआरएफ वाला ये 200 क्या कहते हैं 150 सवाल रहते हैं जेआरएफ में। उसमें आप 100 के आसपास अगर आपका सवाल सही हो जा रहा है तब आप जेआरएफ मतलब पूरी तरह से, और 85 के आसपास अगर आपका हो रहा है तो आप अगर अनरिजर्व भी हैं तब भी आपका क्या कहते हैं नेट हो जाएगा। और जेआरएफ में यहाँ पे कितनी सीट है हिंदी डिपार्टमेंट में? जेआरएफ में इस बार 70 सीटें आई थी। 70 सीटें? 70। बाप रे बाप। क्योंकि हिंदी प्रदेश है यहाँ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इधर उधर से बच्चे आते हैं, और हिंदी के अपने फील्ड में बहुत रेसिंग है। अगर कोई व्यक्ति या बच्चा विद्यार्थी अगर हिंदी में रेसिंग नहीं कर पाएगा तो पछाड़ खा जाएगा। मतलब बहुत रेस, 90 लोग यहाँ से पीएचडी कर रहे हैं एक साल में, एडमिशन ले रहे हैं। बाकायदा यहाँ से बहुत सारे लोग पीएचडी वगैरह करके भी अभी तक नौकरी नहीं पाए। इतनी रेसिंग है, चाहे आप क्यों नहीं पा रहे हैं नौकरी? क्यों नहीं पा रहे हैं? इतना पीएचडी कर ले रहे हैं, नौकरी नहीं पा रहे हैं, क्यों? सबसे बड़ी बात एक तो है कि जो एक विश्वविद्यालय स्तर पर होते, जैसे कि एक होता है पकड़ वगैरह, उसमें चाहे बच्चा कितनी भी कोई विद्यार्थी पढ़ाकू क्यों ना हो, अगर आपके पास सोर्स नहीं है, ये जो बढ़ती जा रही है। अब सोर्स नहीं है? किस चीज़ का सोर्स नहीं है? सोर्स नहीं है, जैसे कि आप जो पेनाल में बैठ रहे हैं प्रोफेसर वगैरह, उनसे आपका पहले संपर्क नहीं है। अच्छा। या फिर या कह सकते हैं कि जिस विश्वविद्यालय में आप जा रहे हैं, बायसनेस है क्या यहाँ पे? बायसनेस, हाँ, ये चीज़ आप इंटरव्यू वगैरह में ये चीज़, और प्रोफेसरी के लेवल में
ये बायसनेस चीज़ें बहुत क्या कहते हैं बड़ी भूमिका निभा रही है, इंटरव्यू के डीएनए में बाइसनेस घुस गई है। घुस गई है। और सबसे बड़ी बात है कि और एक हो रहा है कि जैसे कि ये हिंदी प्रदेश है, BHU है, तो आप जाएंगे दिल्ली वगैरह में जाएंगे ना, एंटी मामला हो जाता है थोड़ा कि ये BHU से आया है, और BHU वाले भी थोड़ा देखते हैं कि आप ये DU JNU से आया है, तो तवज्जो किसको दिया जाएगा, वहाँ में BHU में दिया है, निष्पक्षता रही ही नहीं भाई। और इसी के मामले में नौकरी के क्षेत्र में ये बहुत ज़्यादा हो रहा है कि मान लीजिए आप यूपी के हैं और यूपी का ही कोई बच्चा आ रहा है, आपका अनुष्ठान से आ रहा है, तो आप जरूर झुकेंगे उसी ओर, और जितने बाहर के बच्चे हैं वो तो रह जाएंगे। मान लीजिए मैं उड़ीसा का हूँ और उड़ीसा में तो हिंदी का असिस्टेंट प्रोफेसर आएगा नहीं कभी, बिल्कुल नहीं आएगा। और मान लीजिए हमको यूपी या MP में असिस्टेंट प्रोफेसर की इंटरव्यू देनी पड़ेगी और वहीं पे बायसनेस अगर हो जाती है तो मैं छट जाऊँगा। तो यही चीज़ें दिखने को मिल रही है, और इसीलिए मतलब हिंदी का मतलब आज समझिए आज विश्व हिंदी दिवस है और हम इसी मौके पे थोड़ा सा सोचे कि हिंदी के बारे में कुछ बातें करते हैं। यहाँ पे मुझे आज जाके पता चला कि 90 लोग यहाँ से PhD एक साल में ज्वाइन करते हैं हिंदी डिपार्टमेंट में, और ये 90 लोग कहाँ जाते होंगे, क्या करते होंगे? 90 लोग पूरे प्रोफेसर तो नहीं बना दिए जाते होंगे। तो ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं और हिंदी की क्या दशा है? हाँ, वही बात है कि जैसे कि आपने बताया विश्व हिंदी दिवस पर हिंदी की क्या दशा है, तो ये एक सोचने वाली स्थिति है कि एक तो होता है कि प्रोफेशनल लेवल में कि जो व्यक्ति हिंदी पढ़ के नौकरी करना चाह रहा है, मतलब हिंदी इसीलिए पढ़ना चाह रहे हैं कि नौकरी मिल जाएगी या नौकरी करने के लिए हिंदी कर रहे हैं, उस क्षेत्र के हिसाब से सरकार के हिसाब से दिखाई जाएगी। तो इसमें कुछ हिंदी प्रदेश ही जैसे UP MP इन लोगों को छोड़ देने के बाद और कोई सोचता ही नहीं कि हिंदी विद्यार्थी का क्या होगा, उनका कोई वही नहीं है। हाँ, कोई है ही नहीं। मान लीजिए कि चाहे वो टीचर के लेवल से लेकर लेक्चर या असिस्टेंट प्रोफेसर तक, वो सोचते ही नहीं है कि हिंदी का विद्यार्थी के कहाँ जाएगा, या फिर बस ऐसे ही तो रुचि के लिए तो कोई हिंदी लेता ही नहीं है। उसमें भी कुछ उसको लाभ होगा, भाई आर्थिक रूप से क्या सक्षमता कर सकता है, या फिर नौकरी वगैरह मिलेगी। अच्छा भाई साहब एक बात बताइए, हाँ, इंटरव्यू में जब आप बैठे, आपका इंटरव्यू में बढ़िया नंबर था, इंटरव्यू तो इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है? PhD जब आप पास आउट करके यहाँ पे एडमिशन लेते हो किसी भी विश्वविद्यालय में, तो मान लीजिए एक ओवरक्लू लेना चाहें, इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है? सबसे पहले तो आपका परिचय पूछा जाएगा कि आप कहाँ से हैं और कहाँ से MA किए हैं। उसके बाद आपका विषय क्या है, उसके बाद उसी विषय से रिलेटेड आप जितनी चीज़ें बताते जाएंगे उसी बात को ले लेकर एक एक बिंदु उठाएंगे और उसके हिसाब से पूछते जाएंगे। तो आप जैसे जैसे बताते जाएंगे और जिन जिन चीज़ों को बताते जाएंगे उन्हीं चीज़ों को वो केंद्र में रखकर ही सवाल पूछते हैं। और रिसर्च टॉपिक उस GDPI तक तैयार होना चाहिए। हाँ, सिनॉप्सिस जो आपका क्या कहते हैं शोध प्रबंध, लघु शोध प्रबंध कहते हैं, आपका विषय क्या है उस पर एक छोटा सा 7-8 पेज का एक प्रारूप होना चाहिए। हाँ, जरूरी कंपलसरी होता है, जरूरी है वो, क्योंकि वो चीज़ आप रखेंगे और उनको वो दिखाएंगे कि मैं इस विषय में आगे चल के शोध करना चाह रहा हूँ। फिर उसी से रिलेटेड आपकी योग्यता जानने के लिए वो कुछ सवाल पूछेंगे, तो इसीलिए वो बाकायदा उसका रखना जरूरी है। हम अपने शिक्षक को कैसे चुन सकते हैं या फिर शिक्षक हमको चुनते हैं, क्या होता है? देखिए, एक तो रूल्स है कि UGC का रूल्स है या फिर विश्वविद्यालय का रूल्स है कि विभाग आपको एडमिशन दिया है तो विभाग ही आपको शिक्षक चुनने के लिए देगा। लेकिन यहाँ पर देख रहा हूँ, जैसे मैं इस बार एडमिशन लिया हूँ, यहाँ पर वो सिस्टम का कोई फॉलो नहीं किया जाता है। यहाँ पर यही किया जा रहा है कि कोई भी बच्चा पहले से किसी शिक्षक के साथ बात करके रखा हुआ है और जितने बाहर के बच्चे हैं वो छट जा रहे हैं, क्योंकि वो बात ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बच्चा पहले से ही तैयार है कि मैं इस सार से करूँगा और सार भी बोल दिए हैं कि मैं इसी को ही लूँगा। सीट फिक्स पहले से, सीट फिक्स, ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये चीज़ हमको अच्छी नहीं लगी है, खासकर ये जो अभी हमारा ही एडमिशन हुआ, ये सब कमियां, इससे तो अच्छे लोग छट जाएंगे, फिर उनको भेज दिया जाएगा किसी एफिलिएटेड कॉलेज वगैरह में, एफिलिएटेड कॉलेज में वगैरह। तो बाकायदा पहले ये होता था, अभी शायद सिस्टम में ये है कि रैंक के हिसाब से देते थे। पहले मान लीजिए जिसका पहला रैंक है उसको सबसे जो क्या कहते हैं वरिष्ठ प्रोफेसर है उसके पास भेज दिया जाता है। अच्छा। और जो नए आखिरी वगैरह में उसको असिस्टेंट प्रोफेसर दिया जाता था। अच्छा। क्योंकि उसको क्या कहते हैं प्यार भी होता था, बच्चा भी कुछ नहीं कह पाएगा क्योंकि वो कम अंक लाया है तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर के पास जाएगा। अच्छा। और जो ज़्यादा अंक लाया है वो प्रोफेसर के पास। फेलोशिप की बात करें, हमें फेलोशिप मिलती है महीने के कुछ। JRF में जब हम क्वालिफाई करते हैं तब कितनी मिलती है? क्योंकि BHU का RET का तो मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं। RET से आप एडमिशन लिए ना? मैं रेट तो से एडमिशन। क्या RET में भी कुछ पैसे मिलते हैं? हाँ, बिल्कुल बकायदा। देखिए क्या होता है, ये रेट और एग्जाम्प्टेड दो ऐसे माध्यम है जिसको आप एडमिशन का ही दो माध्यम है, इसमें JRF का या फिर कोई उसका मसला नहीं है। मतलब चाहे आप रेट में लीजिए या चाहे एग्जाम्प्टेड में, JRF का पैसा JRF हो जाएंगे तो हमें कुछ पैसे मिलेंगे। लेकिन अगर नेट रहेंगे तो उतने पैसे नहीं मिलेंगे, कम मिलेंगे, शायद 10-15 हज़ार रुपये, 7 हज़ार रुपये। JRF
आप हो जाएंगे तो आपको यूजीसी बाकायदा फेलोशिप देगा, नेट के लिए नहीं देगा। नेट के लिए अगर आपके यूनिवर्सिटी में फंड है तब कुछ पैसे दे दिया जाएगा। अच्छा, और आरईटी के लिए रेट वही बात है, अगर रेट एक माध्यम ही है बस, कोई फिक्स नहीं है इसका फेलोशिप? अगर रेट के माध्यम से भी आप लिए हैं, अगर आपके पास जीआरएफ है तो आपको फेलोशिप मिलेगी। अच्छा, रेट के माध्यम से भी अगर आप लिए हैं तो रेट और एग्जाम्प्टेड दो माध्यम ही है कि पीएचडी में एडमिशन का, इससे फेलोशिप का कोई सीधा मतलब नहीं है। अच्छा, आप लोगों को हॉस्टल मिला है? नहीं, अभी तक तो डीआरसी तक नहीं हुए, 6 महीने हो गए। सेकंड डीआरसी मीटिंग नहीं हुई है अभी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ है, पहली डीआरसी मीटिंग ही नहीं हुई है। पहली भी नहीं हुई है? पहली भी नहीं हुई है, ये सबसे बड़ी खराब व्यवस्था है यहाँ की। कब हो जानी चाहिए थी? बाकायदा 1-2 हफ्ते के बाद ही हो जानी चाहिए थी। ये 1-2 हफ्ता कब ये बीत गया, कितने समय हो गए? अगस्त में हमारा एडमिशन हो चुका है और अब तक कोई डीआरसी नहीं है, इतना बड़ी खराब व्यवस्था है। दूसरा साल स्टार्ट हो गया, 2022 अगस्त बीत करके, पता नहीं है फेलोशिप भी कब आएगा। हम जनवरी में खड़े हैं मित्रों, जनवरी 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, और सोचिए हिंदी का छात्र अगस्त से इंतजार कर रहा है कि 1 डीआरसी मीटिंग हो, फिर दूसरी डीआरसी मीटिंग होगी। सोचिए 1-2 साल कोई काउंसिल के जैसे होता है ना, काउंसिल लोग कराते हैं, पहली काउंसिल की मीटिंग कहाँ हुई थी, दूसरी कहाँ हुई थी, किस्सा बन के रह गया। इतनी वैमनस्यता है अपने कर्तव्य वगैरह से, या फिर कुछ कोई क्या कह रहे हैं कि बच्चे यहाँ ले रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं, उनका बाकायदा आगे क्या स्टेप होनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, कोई उनकी ओर से कोई मदद ही नहीं है। बच्चा खुद अपना एडवांस होकर स्टेप लेता है, और बाकायदा हम एप्लीकेशन भी लिख के दिए हैं कि हमारा डीआरसी करवाए दे और हॉस्टल अलॉटमेंट वगैरह करवाए दे। अच्छा, इसके लिए आपकी बात हुई, वीसी को लेटर लिखा कि नहीं? नहीं, अब यही सोच रहे हैं कि यही एप्लीकेशन दिया गया है, 1 हफ्ते हुआ है, देखेंगे अगर कोई ये लोग स्टेप नहीं उठाते हैं फिर आगे का कार्यक्रम भी हम सोचेंगे। हाँ, आप मतलब दर्शकों आप भी बता रहा हूँ, वीसी को ईमेल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो, vhu.vc.ac.in ऐसे करके उनका मेल है, gmail.com नहीं है। और विश्व हिंदी दिवस पे सरकार इतना काम कर रही है, जितने भी एम्बेसी हैं फॉरेन कंट्रीज़ में इंडिया के, हर जगह वो मनाया जा रहा है कि इंटरनेशनल प्रचार हो हिंदी का। और सोचिए हिंदी में बढ़िया अच्छा नंबर लाने के बाद भी सेकंड रैंक, फर्स्ट रैंक ला करके एडमिशन ले रहा है इंसान, फिर उसके बाद आ रहा है इंटरव्यू में टॉप कर जा रहा है, रिटन में टॉप कर जा रहा है, उसके बाद अगस्त 2022 से लेकर के अभी जनवरी 2023 आ गया है, और कोई ना मीटिंग हुई है, ना कोई एडमिशन का प्रोसेस पता चला है, क्या हो रहा है कुछ नहीं पता चला, ना कोई क्लासेस नहीं चली। नहीं, क्लासेस तो चल रही है, वो तो क्लासेस एक अलग मामला है, क्योंकि वो अपने क्या कहते हैं अपना प्रोफेसर आएगा, रिटन प्रोसीजर अभी पूरा नहीं हुआ है, ऑफिशियली कोई काम नहीं हुआ है, ऑफिशियली कोई काम नहीं हुआ है। अनऑफिशियल बीएचयू यही कह सकते, बीएचयू बढ़िया है, बीएचयू प्रशासन बढ़िया, लेकिन विभाग उसी मामले में देखा जाए तो जिस हिसाब से बीएचयू प्रशासन बढ़िया है, उसी मामले में विभाग बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा बहुत पिछड़ा हुआ है ये हिंदी विभाग। मैं यही कहूँगा कि बीएचयू इतना बढ़िया, इतना फ्रेंडली है, अपना एग्जाम बढ़िया से करवा लिया, अपना रिजल्ट बढ़िया से दे दिया, अब तो विभाग का काम है बाबू। पेपर वर्क नहीं हो पा रहा है तो वो क्या करेगा बताइए, ऑफिस वर्क के लिए लड़के तरस रहे हैं। वही तो, नहीं तो बीएचयू हर चीज़ मामले में स्टूडेंट के बहुत फ्रेंडली है, फिर भी बेस्ट है ये यहाँ पे आपको आना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और ये रहा पूरा जानकारी। आप एमए कहाँ से कर सकते हैं हिंदी में, कैसे आप एमए CUET के थ्रू अब हो गया है सब कुछ, तो आप CUET एमए हिंदी के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे उसका भी सिलेबस बताया गया। नेट JRF में क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, एकेडमिक पे कितना फोकस करेंगे, सारी कुछ चीज़ें हमने बता दी। और भी लगता है ये कुछ चीज़ें छूट गई हैं तो उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखेगा, फिर कभी कोई और मिलेगा तो पूछने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर बार हर चीज़ों को हम मतलब कवर नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो हमारी मदद करिए और चैनल को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए। बहुत ज़्यादा प्यार दिया आपने, पता नहीं कैसे एक दिन हम अभी 17,000 सब्सक्राइबर थे, एकाएक 40,000 पे पहुँच गए कुछ ही दिनों में, पता ही नहीं चलता, हम गिन ही नहीं पा रहे कितने। ऐसे ही प्यार, हाँ, यही मोटिवेट मिलता है, मोटिवेशन। वैसे मैं भी हाल ही में देख रहा था आप लोगों का वीडियो जो बाकायदा चल रहा है, दीक्षांत समारोह का ही आप लोग अभी प्रसारित कर रहे हैं। क्या होता है, कोई जैसे कि मैं उड़ीसा का हूँ या फिर कोई गैर हिंदी प्रदेश का विद्यार्थी है, देखता है कि कोई इतने बड़े विद्यार्थी में गोल्ड मेडल ले रहा है, पकड़ी मिल रहा है, साफा मिल रहा है, ऑटोमेटिक अपने आप में एक ऊर्जा विकसित होता है, मोटिवेट होता है कि हमको भी ये चीज़ लेनी है। आपका सेकंड रैंक था एमए में यहाँ पे? हाँ। गोल्ड मेडल मिला एकेडमिक में? नहीं। क्यों, ऐसा क्यों? बस पहली रैंक को ही मिलता है, और वैसे क्या एंट्रेंस में मेरा हुआ था। हाँ। और अकादमिक में यहाँ के जो सेमिस्टर वगैरह उसमें मेरा नहीं था। जैसे आप एंट्रेंस में टॉप किए तो पूरे बैच में टॉप किए होंगे एंट्रेंस में? हाँ, एंट्रेंस में। तो एंट्रेंस में टॉप किए, उसके बाद आप सेमेस्टर में भी टॉप करना चाहिए था ना सर? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। यहाँ देखिए क्या बताऊँ, आप तो जानते हैं व्यवस्था की बात है। सेमिस्टर वगैरह में
जिसकी पकड़ ज़्यादा उसकी अंक उतनी ज़्यादा। अच्छा, उतनी ज़्यादा। चलिए, हमारी पकड़ तो और भी ज़्यादा। हम हिंदी में एडमिशन ले लें दोस्तों। जैसा बोलिए। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अंदाज साथ। और थोड़ी सी लोगों को शर्म आनी चाहिए जो इन चीज़ों को देख रहे हैं। जिनकी लापरवाही है उनको शर्म आनी चाहिए, जिनकी लापरवाही नहीं है वो शेयर करें वीडियो को, आगे पहुँचे। हिंदी विश्व हिंदी दिवस है। बीएचयू बहुत बढ़िया मैं है ये BHU। कहूँगा, लेकिन विभाग उसी मामले में पिछड़ा हुआ है। ना विभाग बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत पिछड़ा हुआ है। ठीक है, मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अंदाज साथ। तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।